हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानो। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस के टॉप 35 क्वेश्चन। जी हाँ, इसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सबको ऐड किया है और केमिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े से कम रखे गए हैं। उसका रीज़न ये है कि एसएससी रेलवे की अगर मैं खासतौर पर बात करूँ तो वहाँ पर केमिस्ट्री का रोल बहुत कम रहता है अगर बजाय फिजिक्स एंड बायोलॉजी के। सो इसके लिए इस सेशन को बहुत ध्यान से बनाया गया और सारे क्वेश्चन वेरीफाइड हैं, तो शक करने की गुंजाइश नहीं है। सो बढ़ते हैं सेशन की और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। तो ये बेसिकली यूनिट चैप्टर है फिजिक्स का, वहाँ से आया है। तो ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक है वो हो जाएगा कैंडेला। क्या हो जाएगा? कैंडेला, राइट। नेक्स्ट है, सितार का ऊर्जा रूपांतरण क्या है। तो जो सितार एक यंत्र होता है उसका जो ऊर्जा रूपांतरण है वो कई बार पूछ लिया जाता है, यानी कई बार मोमबत्ती का भी पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखें। यानी सबका ऊर्जा रूपांतरण आपको आना चाहिए। तो यांत्रिक ऊर्जा को ये ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, कपड़ा सुखाने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये बेसिकली अगर आपने पढ़ा हो न्यूटन्स के लॉ है ना, तो बल के चैप्टर से आया है। तो अपकेंद्रीय बल इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कपड़े सुखाने की जो मशीन होती है तो वो किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना क्या है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है, यानी बेसिकली मिराज, अगर इंग्लिश में कहूँ तो मिराज। क्या होता है कि देखो, जंगल में हम या रेगिस्तान में खासतौर पर बात करूँ, या कई बार आपने सड़कों पे भी देखा होगा, जब आप कार में जा रहे होते हो, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा दूर सड़क में आपको कहीं ना कहीं पानी नज़र आता है, ऐसा है ना। तो वो आपको जब आप वहाँ पे जाते हो तो आपको पता चलता है कि कुछ था ही नहीं वहाँ पे। थोड़ा आगे देखते हो फिर वो आपको पानी दिखता है, फिर वहाँ जाते हो फिर आपको कुछ नहीं दिखता। तो ये बेसिकली ये जो कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो ये बेसिकली मरीचिका यानी मिराज है। ये जो रेगिस्तान है खासतौर पर बनता है मरीचिका प्रसिद्ध है। और ये मृग तृष्णा भी कहते हैं, जिन्हें मृग तृष्णा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हिरण के लिए काफ़ी फेमस है ना। तो ये बेसिकली किस सिद्धांत पे कार्य करता था, किसका उदाहरण है, तो ये ध्यान रखें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत इसमें लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, बात करो एसएससी की खास तौर पे, तो याद रखें ये। नेक्स्ट है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए अनंत। इससे पहले की जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें डिस्कस किया था कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो उसमें हमारा आंसर था 0। और यहाँ पर पूछा गया वोल्ट मीटर का, तो प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अनंत। अनंत यानी इन्फिनिटी, यानी कोई लिमिट नहीं, राइट। नेक्स्ट है, पैराशूट के आविष्कारक कौन था, यानी पैराशूट को किसने बनाया था, तो वो बनाया था जीन पियरे क्लांचार्ड, राइट। थोड़ा नाम पढ़ने में डिफ़िकल्टी होगी और प्रोनाउंसिएशन तो काफ़ी हार्ड हो जाएगी, है ना। तो ध्यान रखें, थोड़ा सा आपको एक हिंट पकड़ना है कहीं पे जाकर, कि एग्ज़ाम में तो वैसे भी आपके वैकल्पिक आएगा, है ना, सेशन तो होगा वैसा। तो जीन पियरे क्लांचार्ड होगा, 1-2 बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा इतना भी हार्ड नहीं है। नेक्स्ट है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो हो जाएगी प्लाज्मा। और कई बार यहाँ पर पूछा जाता है कि पदार्थ की 5वीं अवस्था, यानी वैसे मेनली देखें तो 3 अवस्था ही है पदार्थ की, कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। और बता दूं जो चौथी है वो प्लाज्मा हो गई हमारी, और जो 5वीं है वो हो गई बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, राइट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ध्यान रखें, पूछा जा सकता है, पदार्थ की 5वीं अवस्था बताइए, तो ध्यान रखें ये। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग क्या कहलाता है। इससे पहले की जो वीडियो थी हमने इसमें डिस्कस किया था कि परमाणु संख्या क्या होती है ना, तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या की बात आई है। किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे ना, उन दोनों की जो टोटल होगी उसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं, तो ये ध्यान रखें, है ना। नेक्स्ट है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, याद रखें मेथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पर कई बार चींटी के डंक में भी पूछा जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल, याद रखें, है ना। पर वो क्या होता है, थोड़ी सी क्वालिटी उसकी नीचे होती है, इसलिए आपको इतना फील नहीं होता है, राइट। तो नेक्स्ट है, पपीते का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, यानी जब आप पपीता घर पे लाते हो तो जब खाते हो उसे, तो कौन सा भाग खाते हो, तो वो होता है मध्य फल भित्ति। कौन सा होता है, मध्य फल भित्ति। अगर मैं बात करूँ नारियल की, जी हाँ, नारियल आप सब ने खाया होगा। जो नारियल का जो हम भाग खाते हैं वो भ्रूण पोष खाते हैं, कौन सा,
भ्रूणपोष, ये ध्यान रखें, भ्रूणपोष कई बार पूछा जा चुका है कि नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो याद रखें भ्रूणपोष, राइट। नेक्स्ट है रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है वो 3 से 5 दिन होता है। और यहाँ पर पूछ लेता है कई बार कि RBC और WBC, तो RBC का पूछे तो याद रखना 20 से 120 दिन, और WBC का पूछे तो याद रखना 3 से 5 दिन, राइट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो जो कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो किया था स्लाइडेन एंड स्वान ने, इन दोनों ने मिलकर किया था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वप्रथम जीन शब्द का जो प्रयोग किया था जोहानसन ने किया था। किसने किया था, जोहानसन ने, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो जीवाणु विज्ञान का पिता वो कहा जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, देखिए जीवाणु विज्ञान का तो यहाँ पिता कहा है, पिता किसे कहेंगे, जनक भी आ सकता है, या कई बार आता है कि जीवाणु विज्ञान के खोजकर्ता कौन थे, तो खोज करेगा वही इसका जनक आएगा। अगर जनक का मतलब ही फादर होता है ना, तो फिर इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है पायरिया नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, जो पायरिया नामक रोग से जो शरीर का अंग प्रभावित होता है वो होता है मसूड़ा, याद रखना। यानी जो मसूड़े होते हैं वो पायरिया नामक रोग से प्रभावित होते हैं, यानी उससे बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है, राइट। अगर यहाँ पर पूछे कोरोना वायरस का, क्योंकि इस रोग से रिलेटेड ही है वो, तो मेरे को याद आ गया, जो कोरोना वायरस है उससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखना उससे शरीर का जो श्वसन तंत्र वो प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र के अंदर पूछे तो याद रखना फेफड़ा, है ना, फेफड़ा अंग है जो प्रभावित होता है। नेक्स्ट है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये विटामिन से रिलेटेड। तो विटामिन की खोज किसने की, तो याद रखें पहले विटामिन की खोज की थी वो फंक ने की थी, राइट। तो यहाँ पर विटामिन में यानी कोबाल्ट पाया जाता है वो विटामिन कौन सा, तो यहाँ ये पूछा गया है, तो B12 इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कौन से प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है, यहाँ पूछा गया है कि कौन से प्रोटीन का जो उत्पादन होता है ना, यानी प्रोडक्शन होता है वो यकृत से तो होता है, यानी लीवर से, लेकिन जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, अब भाई बात साफ है कि वैसे यकृत में 2 तरह के प्रोटीन बनते हैं, इसका हम एक हिपेरिन एक फाइब्रिनोजन, तो फिलहाल फाइब्रिनोजन की बात हुई, जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, फाइब्रिनोजन इज़ द करेक्ट आंसर। एंड साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है। उल्टा कैसे, देखो समझते हैं, रक्त का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है, ऐसे भी आ सकता है ना, तो फाइब्रिनोजन आपको वहाँ करना है, क्योंकि क्वेश्चन की थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करोगे ना तो दिक्कत नहीं होगी, रटने का प्रयास करोगे तो आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो अग्न्याशय, अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखें। अगर पूछे कि सबसे बड़ी पूछे पहली, तो याद रखना यकृत, जिसका वेट कितना होता है 1.5 kg से 2 kg के बीच में होता है। नेक्स्ट है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं धमनी। अगर इसका उल्टा हो जाए तो वो कहते हैं सिरा, राइट। नेक्स्ट है सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो वो धड़कता है 72 बार। अगर पूछे कि एक भ्रूण का यानी एक शिशु का बेसिकली, तो याद रखना 150, यानी एक तरह से डबल हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए, यानी दूध होता है उसमें क्रीम को अलग कर देना, तो दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये पूछा है। तो याद रखना दूध का घनत्व बढ़ जाता है हमेशा, अगर आप दूध में से क्रीम को अलग कर दोगे ना तो हमेशा दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है किस धातु को सफ़ेद सोने के नाम से जाना जाता है, तो ऐसी कौन सी धातु, तो याद रखना प्लेटिनम को हमेशा सफ़ेद सोना कहते हैं, यानी वाइट सिल्वर, राइट। नेक्स्ट है किसको क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना पारा, यानी पारे को हम क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। और पारे को आपने देखा होगा, इसका प्रतीक चिन्ह याद रखें, कई बार पूछा जाता है Hg, Hg इसका प्रतीक चिन्ह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो जो एक्स किरणों की खोज की थी वो की थी रोंटगन ने, राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है घनत्व का सूत्र क्या है, तो घनत्व का सूत्र पूछा है, तो याद रखें द्रव्यमान अपॉन आयतन, यानी मास अपॉन, यानी देखो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने लायक है, क्या चीज़
कि हमने यहाँ पर घनत्व के सूत्र की बात की, तो यहाँ पर कई बार अगर मैं बात करूँ फिजिक्स के तौर पर, तो कई बार सूत्र की एक सारणी होती है। मैं आने वाले टाइम में इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यहाँ से मेरे को एक चीज़ याद आ गई थी कि घनत्व का सूत्र तो यहाँ पर पूछा है, साथ साथ कई बार यंग प्रत्यास्थता का सूत्र पूछ लेता है, या कई बार विस्थापन का सूत्र पूछ लेता है ना, तो ये ध्यान रखें। त्वरण का सूत्र पूछ लेता है ना, तो याद रखें त्वरण का सूत्र तो वेग में परिवर्तन की दर बटा समय, ऐसा कुछ है, तो याद रखें। यहाँ से मेरे को सही याद आ गया था, तो मैंने आपको बताना सही समझा, राइट। सो ये जरूर ध्यान रखें क्योंकि सूत्र अक्सर रेलवे में पूछे जाते हैं। कि हाल ही में अगर एनटीपीसी की बात करूँ, एक दो क्वेश्चन यहीं से आए हैं, तो लेटेस्ट में अपडेट दे रहा हूँ आपको, राइट। सो नेक्स्ट है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु की कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं ऊर्जा, है ना, एनर्जी। एनर्जी बेसिकली क्या कहेंगे, तो नॉर्मल एक डेफिनेशन देनी है आपको, वो हो जाएगी किसी वस्तु को कार्य करने की जो क्षमता है ना, कैपेसिटी है, वो एक तरह से एनर्जी है, राइट। नेक्स्ट है, त्वरण किस प्रकार की राशि है? तो त्वरण एक तरह से सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। हमने जो पहली साइंस की वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने डिस्कस किया था सदिश राशि अदिश राशि क्या है। आई होप आपने वो देखी होंगी। नेक्स्ट है, भूस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? तो वो होता है 24 घंटे का। कितना होता है? 24 घंटे का। और ये कितनी ऊंचाई पर होते हैं ये पूछा जा सकता है, याद है, 36,000 किलोमीटर। जी हाँ। नेक्स्ट है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं प्रतिबल। क्या कहते हैं? प्रतिबल। तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है, चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? यानी चंद्रमा से जो एक तरह से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय पूछा तो 1.28 सेकेंड, राइट। नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा? ओम। क्या हो जाएगा? ओम। नेक्स्ट है, जो कि आज का आखिरी सेगमेंट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो वो की थी जे थॉमसन ने, राइट। नेक्स्ट है, किस यंत्र का प्रयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? कि यानी जब एरोप्लेन उड़ रहा होता है ऊपर, यानी विमान उड़ रहा होता है ऊपर हवा में, तो अब ये अल्टीमीटर ही पता लगा पाता है कि विमान कितनी ऊंचाई पर, कितनी हाइट पर उड़ रहा है, तो वो अल्टीमीटर से ज्ञात होता है। नेक्स्ट है, एक फैदम में कितने फीट होते हैं? तो एक फैदम में से 6 फीट, यानी 6 फीट, राइट। सो आज का आखिरी क्वेश्चन वो है, बेतार के तार का आविष्कारक कौन था? तो आविष्कारक पर काफ़ी नज़र डालें आप जरूर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बेतार के तार का आविष्कार पूछा फिलहाल तो याद है कि मार्कोनी, और ऊपर हमने किया था पैराशूट, यानी जीन पियरे क्लांचार्ड। याद रखें, नाम एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।